चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे जो 6, 7, 8 लेवल का है और 6, 7, 8 का फाइनल टेस्ट होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए हमने सोचा कि कुछ सवालों का प्रैक्टिस करा दिया जाए कि आप सभी लोग कितने तैयार हैं इसका पता चल जाए। और यह प्रैक्टिस सेट जो है यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मतलब इस सप्ताह जो एग्जाम होने वाला है, हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, उससे मिलता जुलता पेपर है, क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इसके बेस को समझ करके। और इन सभी चीज़ों के अलावा एक बेस यह है कि जो भी क्वेश्चन है वह सब आपके पाठ्य पुस्तक से ही है। तो यदि आप पाठ्य पुस्तक को अच्छे से पढ़े होंगे, पाठ्य पुस्तक में मौजूद जो कॉन्सेप्ट है, जो परिभाषाएं हैं, जो सूत्र हैं, उन सब पर आपने ध्यान दिया होगा, उसमें जो एग्जाम्पल है, जो एक्सरसाइज है, उसको अच्छे से बनाया होगा, तो मुझे ऐसा है कि आप जरूर परीक्षा में अच्छा करेंगे। आपकी परीक्षा में कुछ सहूलियत के लिए कुछ क्वेश्चन को हम आज दिखाने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है कि 64 के 5 गुणज, 64 के 5 गुणज बताने हैं तथा 64 का गुणनखंडन भी बताना है। तो सबसे पहले आपको हल लिखना है, ठीक है ना, और हल लिख करके 64 का गुणज, ठीक है ना, गुणज अर्थात पहाड़ा को कहा जाता है। 64 फिर 64 दूनी जितना होगा उतना दूसरा गुणज हो जाएगा। तो 64 दूनी कितना होगा 8, 6 दूनी 12, फिर 64 तिया 4 तियाई 12, 6 त्रिके 18, 1 19, फिर 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, फिर 4 पचे 20, 6 पचे 30, 30 2 32। इस तरीके से यह 5 गुणज आपके प्राप्त हो गए, ठीक है। अब गुणनखंडन, 64 का गुणनखंडन निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंडन। गुणनखंडन का मतलब हुआ गुना के रूप में खंडित करना। जैसे कि कल ही मैंने आपको अभाज्य गुणनखंडन सिखाया था, गुना के रूप में इसको खंडित कर दीजिएगा तो क्या होगा, गुणनखंडन निकल जाएगा, ठीक है। इसको गुना के रूप में खंडित कर दीजिए, अर्थात 5 बार 2 आ रहा है 3, 3 6 बार, तो यह आपका क्या हो गया, गुणनखंडन हो गया, ठीक है। अब दो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा गणित में पूछे जाते हैं, जैसे कि अपवर्त और अपवर्तक, ठीक है। तो जो अपवर्त होता है, अपवर्त जो अपवर्त होता है वो गुणज का ही रूप होता है। क्या होता है? गुणज का रूप होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे सवाल इस पर टच करते हैं। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, अर्थात गुणज को ही आप अपवर्त भी कहते हो। और अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अभी से देखिए। अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है, जैसे कि अगर 64 का अपवर्तक पूछ दिया होता सवाल में, इसके ऊपर 4 टाइप के मतलब पॉइंट बनेंगे, एक गुणज, गुणनखंडन, अपवर्त और अपवर्तक। अगर अपवर्तक का बात कर दिया होता सवाल में तो आपको क्या करना होता, आपको यह देखना होता कि 64 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, अर्थात किस किस संख्या से उसको काटा जा सकता है, अर्थात किस किस पहले में 64 शामिल है। किसी को दिक्कत? तो 64 का सबसे पहला अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1। गुड, चलिए फैंटास्टिक, आप लोग ने ध्यान रखा है। 1, दूसरा 2, गुड, तीसरा 4, चौथा 8, हाँ, और 16, और 32, और 64, ठीक है ना, समझ गए ना बात। अर्थात आप अपवर्तक, अपवर्त, गुणज, गुणनखंडन सब समझ गए। अब इसके बेसिस पर जो भी सवाल बनेंगे आप उसे टच कर सकते हो, अर्थात परीक्षा में इसके बेसिस पर सवाल आएंगे ही, क्योंकि छोटे लेवल का यह सिलेबस है और छोटे लेवल में इसको आना ही है। और यदि बड़े लेवल की बात अगर की जाए, 9th और 10th की बात की जाए, तो यहाँ पर भले ही यहाँ पे छोटे लेवल का मतलब सिलेबस में है, लेकिन 9th और 10th में इसको मिला दिया जाता है। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि 5 के, अगर सवाल बनाया जाए कि 5 के 10 गुणजों का योग ज्ञात करें, तो बताइए यह कौन सा किस चैप्टर का सवाल है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। यह सवाल है 10th क्लास के एपी का,
फिलहाल 10th वाले लोग यहाँ पे होता तो लोग इसको क्लियर करता है। एपी का सवाल है 5 के 10 गुणजों का योग ज्ञात करें। समझ में बात को, अर्थात 5 का 10 गुणज हो गया, 5 10 15 करते करते 50 तक। अब इसका योगफल ज्ञात करना है, तो इस सवाल को बनाया जाता है एपी के फार्मूले पे। तो बताइए, तो पहले यदि आपको गुणज पता नहीं होगा तो आप 10th क्लास में इसका योग बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसलिए गणित जो होती है स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगर निचला स्टेप यदि आपको नहीं पता है तो दूसरा स्टेप आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सीढ़ी देखे ना, सीढ़ी, तो सीढ़ी में अगर नीचे वाला पायदान अगर नहीं रहे तो ऊपर वाले पायदान कभी भी बन नहीं सकते हैं। अर्थात नीचे वाले पायदान से ही ऊपर वाला पायदान जुड़ा रहता है। इसलिए गणित में जो है, अगर बेसिकली आप कमजोर हैं तो आप हमेशा कमजोर रहिएगा। गणित में पाठ्य पुस्तक बनाने से ज्यादा जरूरी बेसिक बनाना होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 0 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा? हॉल लिख दीजिए, समझ गए? फिर 0 में 15 से गुना कीजिए, क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब 15 में 0 से भाग कीजिए, कितना होगा? मतलब यहाँ पे आप किस कॉन्सेप्ट पे आए कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करें या गुना करें तो 0 ही प्राप्त होता है। लेकिन यदि यहाँ पे सवाल बन जाए, चलिए 0 हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पे सवाल बन जाए कि 0 में किसी पूर्णांक को जोड़ा या घटाया जाए तो शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। ये एक सवाल बन गया। तो इसकी ऑप्शन ए हो गए सत्य, ऑप्शन बी हो गया असत्य, ऑप्शन सी हो गया ए बी, ऑप्शन डी हो गया नन। चलिए बता सकते हैं, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि 0 में 0 से जोड़ने पर 0 आ रहा है, 0 में 0 से गुना करने पर 0 में 0 से भाग करने पर 0 आ गया। मैंने कहा कि 0 में 0 से गुना कीजिए, 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग कीजिएगा तो 0 आएगा। मैंने कहा, अब मैंने पूछा है कि 0 में किसी पूर्णांक को जोड़ा जाए घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? सत्य है, असत्य है, ये भी है कि दोनों नन है? असत्य है। चलिए सब कोई खड़े हैं, आप बताइए मुशर्रफ जी। सत्य है। जो लोग सत्य कर बैठ जाइए। आप बताइए आदित्य। असत्य। असत्य जो लोग कर बैठिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे कैसे आप कंफ्यूजन में फंस चुके हैं। आप सभी का जवाब क्या है कि गलत है। अगर यहाँ पे होता कि 0 में किसी पूर्णांक को जोड़ा गया या घटाया गया तो शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। यह शून्य प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अर्थात इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। लेकिन यदि सवाल में यह दिया होता कि घटाया जाए तो केवल, सिर्फ यहाँ पे केवल नामक शब्द यदि लग जाता तो क्या हो जाता? असत्य हो जाता। समझ रहे बातों को? सिर्फ यदि केवल लग गया होता तो केवल शून्य प्राप्त नहीं होता है। समझ रहे बातों को? अर्थात जो आपकी समझदारी की जो लेवल है उस लेवल से थोड़ी ऊपर की यह क्वेश्चन थी, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा आपको क्या है कि थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन आप सोच न सके क्योंकि आपको बहुत जल्दी थी आंसर बताने की। जल्दीबाजी में ही आपका काम गड़बड़ हो। आप सोचे होते हैं, थोड़ा सा प्रयास किए होते हैं कि 15 में यदि 0 जोड़ते हैं तो 15 आएगा, ठीक है। लेकिन 15 में अगर 0 में अगर 0 जोड़ दें तो 0 यहाँ पे आपको प्राप्त हो चुका था, प्राप्त हुआ था ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि घटाने पर 0 नहीं होगा? यहाँ तो 0 हो गया, क्योंकि 0 भी तो पूर्णांक है। 0 पूर्णांक है कि नहीं है? बात को समझ चुके होंगे। अर्थात जब कभी भी क्वेश्चन मिले तो जल्दीबाजी करने की कोशिश ना करें और कभी क्वेश्चन को छोटा समझने की कोशिश ना करें। कभी भी क्वेश्चन को छोटा समझने की कोशिश कभी ना करें। वैसे भी कबीरदास जी का एक दुआ है कि तिनका कबहू न लीजिए जो पायन तर होए। तिनका, जो पैरों के नीचे ये जो घास या किसी भी अन्य चीज की तिल्लियां जो उड़ी होती है, जो पैरों के तले आप उसके दबाते चलते हैं और समझते हैं कि उसमें कुछ क्षमता ही नहीं है, तो ऐसा गलत करते हैं। क्योंकि कबहू उड़ी अखियन परे पीर घनेरी हुई, कभी उड़ करके यदि आंखों में पड़ गया तो क्या होगा? तब तो तिनका का एहसास हो जाएगा तिनका कितना खतरनाक है। जब आंख में पड़ जाएगा तब कहेगा इतना बड़ा तिनका पड़ गया था, बड़ी दर्द कर रहा था।
ऐसे करिएगा। तो सवाल को देख करके आप तुरंत परेशान मत हो जाइए कि चलो भाइयों हमको तो आ गया, घबराने की कोशिश ना करें, समझे। अब अगला सवाल है, एक कलम की लंबाई 10 cm 15 mm है, अर्थात 10 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर है। तो कलम की लंबाई सीएम में ज्ञात करें, अर्थात आपको सीधा रूपांतरण का क्वेश्चन है यह, ठीक है। रूपांतरण मैंने आपको पढ़ाया था, कन्वर्जन हाल मतलब पढ़ाया था, आप पता नहीं आप कैसे पढ़े थे, अब बना पाए हैं कि नहीं। तो 10 cm और बना पाएंगे कि नहीं, बना पाए हैं आज मतलब बना पाए हैं, यह कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जिस दिन टेस्ट होगी उस दिन यदि नहीं बना पाइएगा तो बस तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई, ठीक है। 10 cm और 15 mm कलम की लंबाई है, तो cm में कैसे बदलिएगा, हल लिख करके लिखिएगा, कलम की लंबाई 10 cm 15 mm, ठीक है। अब इसको कैसे बदलें, बताएगा कोई, सीएम तो सीएम है ही, क्या करें, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है। सीएम तो सीएम है ही, अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, बोलिए, 100 से भाग, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर होता है, बताइए, होता है। तो फिर 100 से क्यों करें, 10 से 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर नहीं होता है, 10 मतलब सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो जब 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, अब 15 मिलीमीटर बराबर 15/10, बात खत्म। तो 10 सेंटीमीटर अब प्लस 15/10, सॉरी 10, तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1.5 अर्थात 11.5 सेंटीमीटर कलम की लंबाई होगी। अब इसके लिए हमने आपको कन्वर्जन के सूत्र बताए थे कि कन्वर्जन को कैसे करना है, छोटी इकाई को बीच में रखनी है, फिर उससे इधर के बात हुआ था। अब पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे, फिर उसको निकाल के आप रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो है सवाल समझाना मेरा मकसद है। अब यहाँ पे जो सवाल दिया गया है बोर्ड मास का है, ठीक है। तो बोर्ड मास को बनाने के लिए नियम होता है बोर्ड मास, थोड़ा सा एक झलक इस पे देख लिया जाए, ठीक है। बी से ब्रैकेट का मतलब हो गया कोष्ठ, सबसे पहले कोष्ठ की प्रक्रिया होती है। ओ से ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है ना। तो इसमें का नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपको का, अब का पहले मैथमेटिक्स में लगाया जाता था, आजकल के मैथमेटिक्स में का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बहुत ही कम किया जा रहा है। डी फॉर डिवाइड मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुना, मतलब इसी सीक्वेंस में काम करने हैं, ब्रैकेट करने हैं, ऑफ करने हैं, डिवाइड करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। इसी नियम के तहत अभी काम होगा। तो सबसे पहले बराबर का निशान देंगे, और छोटे कोष्ठ है यहाँ पर एक, तो पहले छोटे कोष्ठ की प्रक्रिया कर ली जाएगी, उसके बाद मझोले कोष्ठ की प्रक्रिया की जाएगी। तो अन्य सभी मानों को ऐसे ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा, मझोले कोष्ठ में जो मान है उसको मझोले कोष्ठ में रख दिया जाएगा। छोटे कोष्ठ में 15 में 15 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा, 15 में 15 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 225 माइनस 15 में 15 भाग कीजिए 1, समझ गए, छोटा कोष्ठ काम खत्म। फिर 15 माइनस 15 माइनस 15 में 15 से आप गुना कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 225, अब माइनस रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो कर सकते थे, अगर गुना के रूप में होता तो नहीं करते, क्योंकि 15 गुना करता है इसके ब्रैकेट से, लेकिन यहाँ माइनस है तो कर सकते थे। फिर 15 माइनस 15, इधर माइनस 225 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 224। अब आपको अलजेब्रा में बताया गया होगा कि कोष्ठ के पहले यदि माइनस हो तो अंदर के निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं, अर्थात यहाँ पे प्लस 224 होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस 224। किसी को दिक्कत नहीं। अब मझोले कोष्ठ की प्रक्रिया की जाएगी, एक सीक्वेंस में काम होता है, समझ गए। फिर अब 224 में या 15 में माइनस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा ना भाई, तो कितना होगा, 15 माइनस 5 4 9, अब 2 1 3, 239। फिर 15 माइनस 15, अब माइनस 225, 239 में से 15 घटेगा कितना बचेगा,
224 बचेगा और माइनस माइनस प्लस 224। बस अब माइनस वाला आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, अब प्लस वाला आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 224 और 15 फिर 239 फिर माइनस फिर इधर 240, ठीक है। तो -1 आंसर होगा। जिन जिन बच्चों का मैथ सीखा है हाल चाहिए, गुड। चलिए जिनका मैथ सीखा गया बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका नहीं आया उनको बोर्ड मार्क्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक आयत और वर्ग का परिमाप 160 cm है। आयत का भी परिमाप 160 है और वर्ग का भी परिमाप 160 है। तो यहाँ पर और फिर आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना है 100 मीटर कम है, 100 cm स्क्वायर कम है, अर्थात रिलेशन जुड़ रहा है। आयत से वर्ग का रिलेशन जुड़ रहा है परिमाप के माध्यम से, फिर आगे रिलेशन जुड़ रहा है क्षेत्रफल के माध्यम से। अर्थात यदि आयत का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के, अब मान कितना है 160 cm। तो यदि मैं आयत का परिमाप का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा बोलिए, गुड। जिसको अभी तक आयत का और वर्ग का परिमाप नहीं मालूम है उनकी स्थिति बहुत ही खराब है गणित के मामले में, वे ध्यान देंगे। अब यहाँ एल बी का मान तो नहीं निकल सकता यदि दूसरे में भाग भी कर दूं तो, अगर 4 इधर लाके भाग करोगे तो ये का मान निकल जाएगा कितना 40। ये कितना आ गया, वर्ग की भुजा कितनी हो गई 40। और यदि मैं परिमाप की यदि बात करूं तो एल प्लस बी बराबर 80, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वर्ग की भुजा आ गई 40, तो इस वर्ग की भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि अगला रिलेशन क्षेत्रफल से क्षेत्रफल का है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर 100 cm स्क्वायर कम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा 40 गुना 1600, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, नहीं लंबाई गुने चौड़ाई का यहाँ पे 16 cm स्क्वायर ना है, तो वर्ग आयत का क्षेत्रफल हो नहीं जाएगा। आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल 1600 से 100 कम है तो 1500 हो जाएगा, समझ गए। तो अब देखिए L गुना B बराबर 1500, ठीक है, L प्लस B बराबर 80, 2 पॉइंट आ गया। अभी दोनों पॉइंटों से आप L या B का मान निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं इसको निकालने का। एक तरीका तो यह है कि L की वैल्यू इसमें समीकरण मतलब इसमें से समीकरण फर्स्ट से वैल्यू निकाल के समीकरण सेकंड में रख दें और रखने के बाद हम निकाल लें, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगा ये लॉन्ग प्रोसेस होगा। यहाँ पर सवाल ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, क्या किसमें दे रखा है, ऑब्जेक्टिव में। अब ध्यान दीजिए कि L प्लस बी कितना है 80 और L गुना बी कितना है 1500। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ L की जगह पे क्या रखा जाए, B की जगह पे क्या रखा जाए कि यह 1500 हो जाए, और L की जगह पे क्या रखा जाए, B की जगह पे क्या रखा जाए कि यह 80 हो जाए। सोचिए तो थोड़ा क्या हो सकता है, क्या 30-50। देखिए कैसे आपके दिमाग में बात आ गया। तो 30 गुना 50 लिखें, तो आपकी कथनानुसार यदि मैं लिख दूं कि 30 गुना 50 तो ये 1500 हो जाएगा, समझ गए। और 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आंसर क्या हो गया, दोनों कहां से हो जाएगा। सवाल पहले पढ़िए, सवाल नहीं पढ़ेगा आप तो फिर क्या पूछ रहा है सवाल में, आयत की लंबाई ज्ञात करना, दोनों कैसे हो जाएगा, आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। 80 क्या है, 80 क्या है, लंबाई है। पागल हो गए आप लोग, L प्लस बी नहीं देख रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों का योगफल है। 80 लंबाई और चौड़ाई दोनों का योगफल है। यहाँ पर जो है 30 आपके हिसाब से L हो गया, अब 50 आपके हिसाब से B हो गया, समझ गए। लेकिन 30 लंबाई नहीं होगा, पूछिए क्यों।
क्योंकि आयत की लंबाई हमेशा चौड़ाई से क्या होती है, ज्यादा होता है। हमेशा किसी भी प्रकार के आयत को जब आप उठाइएगा तो उसकी लंबाई हमेशा चौड़ाई से क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ रहे हैं बात? लंबाई क्या होती है, चौड़ाई से ज्यादा होती है। तो 30 कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे 50 आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा, 50। लेकिन यह था ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट तरीका जिसमें आपको कम समय में काम करने थे। लेकिन यही सवाल यदि सब्जेक्टिव के रूप में आता है तो आपको यहाँ तक तो इतना करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अब आपको करना होगा l प्लस बी बराबर 80 है ना, तो l बराबर क्या हो सकता है, 80। बहुत पागल है सब यार तुम लोग। 40 कैसे हो जाएगा जी? कौन बोला है 40? अभी क्लियर हो गया कि l 50 और b 30, तो 40 कहां से आ गया? ध्यान दो भाई, ध्यान दे करके पढ़ा करो। ऐसे पढ़ने से क्या करोगे तुम बताओ ना, क्या कर पाओगे जब इतना समझ में नहीं आ रहा है तुमको। l इधर b प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 80 माइनस b हो गया, l का मान हो गया। अब इस l के वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, l गुना b है तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 80 माइनस b गुना b बराबर 1500। समझ गए? तो अब यह क्वेश्चन b से 80 में गुना कीजिएगा तो 80b, अब b से b में गुना कीजिए तो माइनस b स्क्वायर बराबर 1500। समझ गए? अब 1500 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जब इधर माइनस में हो जाएगा तो अभी क्या रूप बन गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 1500 प्लस 80b बराबर 0। समझ रहे बात? अभी 1600 मिटाते हैं तो फिर 80 को इधर करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 80b प्लस 1500 बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 80b प्लस 1500 बराबर 0। अब ये गुणनखंड के रूप में टूटेगा। कल ही आपको बताया गया था, फैक्टर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टर तोड़ोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 30a माइनस 50b, सॉरी बी नहीं यहाँ पर, प्लस 1500 बराबर 0। अब b को कॉमन ले लोगे तो b माइनस 30, माइनस 50 कॉमन लोगे तो b माइनस 30। गुणनखंडन का रूल शुरू हो गया। b बराबर 30 हो गया और b बराबर 50 हो गया, तो b बराबर 30 मान लेंगे। चौड़ाई क्या हो गया, 30 हो गया और लंबाई क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आप देख लिए दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय में जब आए आपको 4 या 5 अंक में जब सवाल आए तो आपको इस तरीके से विस्तारित बनाने पड़ेंगे। और जब यह 1 अंक में आए तो आपको कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे मान बैठा देना होगा। बस बात खत्म। चुटकी में बन जाता है यह सवाल, चुटकी में बन जाता, टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। ऐसे देखिए, ऐसे बन जाता, लिखना नहीं पड़ता। मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए एक मतलब मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ढक्कन नहीं खोलने हैं, तो ढक्कन नहीं खोलने वाला क्वेश्चन था। लेकिन जब इसको हमको समझना है तो थोड़ा विस्तारित करके विश्लेषण करके समझना पड़ता है। देखिए कैसे, जब वर्ग और आयत का परिमाप 160 है तो इसके लिए अब ढक्कन खोलना पड़ेगा कि 4 गुने भुजा बराबर 160 होता है। 160 में 4 से भाग कर देंगे, 40 हो जाएगी वर्ग की भुजा है। और जब 40 वर्ग की भुजा आ गई तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ढक्कन खोलना पड़ेगा। 40 गुना 40 1600। और जब 1600 वर्ग का क्षेत्रफल आ गया तो वर्ग में से वर्ग के क्षेत्रफल में से 100 cm स्क्वायर कम है आयत, तो आयत आ गया 1500। तो जब 1500 आ गया आयत तो आयत का लंबाई कितना होगा, 50 गुना 30, तो ढक्कन खोलना था। ऐसे ही ब्रेन में यह सवाल बन रहा था, लेकिन हमारी समझ उतनी मजबूत होनी चाहिए। आयत और वर्ग से संबंधित परिमाप क्षेत्रफल के सभी सूत्र परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए। अगर मालूम है तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा। और ऐसे ही इस बालक की तरह आंसर आ गया 50 और 30, फिर भी अभी 40-40 जप रहा है। ऐसे मतलब परेशान रहेंगे। नहीं मेहनत कीजिएगा, नहीं अपनी सोच और समझ को अच्छा से रखिएगा तो सही नहीं हो पाएगा। चलिए 1-2 दिन और मतलब आपके टेस्ट का टाइम है, आप फिर से प्रैक्टिस करते रहिए और कल हम लोग फिर और भी क्वेश्चन को लेकर के
हाजिर होंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। और याद रखिएगा, इन सभी सवालों के बेसिस पर ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले किसी क्लास में।